दिल्ली में चल रही पंजाब कांग्रेस की कलह शांत करने की कवायद के चौथे दिन भी कमेटी के सदस्यों का नेताओं से मुलाकात का सिलसिला रहा जारी। कोरोना संकट के चलते सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता की वजह से एक छोटी सी बच्ची की चली गई जान। व्हाट्सएप पर केंद्र सरकार का गंभीर आरोप। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को अपनाने के लिए यूजर्स पर दबाव बना रहा है। 2 दिन की देरी के बाद आज मानसून ने देश में दी दस्तक। केरल के तटीय इलाकों में पहुंचे मानसून के बादल। ये तमाम खबरें आपको सीधे फील्ड से बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कानपुर में पुलिस की गिरफ्त से हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। आरोपियों की तस्वीरें जारी की गईं। बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। बुधवार को कानपुर में पुलिस के कब्जे से 25,000 के इनामी अपराधी मनोज सिंह को सैकड़ों की भीड़ छुड़ाकर ले गई। इस मामले में बीजेपी के स्थानीय नेता और उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान कर उनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। जिस मनोज सिंह को भीड़ छुड़ाकर ले गए उसके खिलाफ कानपुर के थानों में पहले से 27 केस दर्ज हैं। बुधवार को वो बीजेपी के नेता नारायण सिंह भदौरिया के जन्मदिन की पार्टी में आया था। पुलिस ने वहीं से उसे पकड़ा, जिसके बाद ये लोग उसे भगाकर ले गए। पूरे घटनाक्रम मोबाइल में कैद है और तेजी से वायरल भी है। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीजेपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए डेयरी चलाने वाले नारायण सिंह भदौरिया को जिला मंत्री दक्षिण के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही 3 सदस्यों की समिति जांच करके पार्टी नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपेगी। कानपुर में जिस हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस के चंगुल से उसके समर्थक भगा ले गए, उसके ऊपर 27 मुकदमे दर्ज है। आरोपी बीजेपी नेता का इतिहास भी है दागदार। बुधवार की इन तस्वीरों में पुलिस के चंगुल से जिस वक्त मनोज सिंह को जबरन छुड़ाया जा रहा था, उस वक्त बीजेपी का नेता नारायण सिंह भदौरिया भी वहां मौजूद था। पुलिस ने जो तस्वीरें जारी की है उसमें नारायण सिंह दिख रहा है। फोटो में बीजेपी का जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया सफेद रंग का कुर्ता पहने हुए हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसके खिलाफ 7 मुकदमे पहले से चल रहे हैं। इसी नारायण सिंह के जन्मदिन की पार्टी कानपुर के गेस्ट हाउस में हो रही थी, जहां कुख्यात अपराधी मनोज सिंह पहुंचा था। मनोज सिंह इस वीडियो में काले रंग की शर्ट पहने हुए हैं। मनोज पर 27 केस पहले से दर्ज है और 25,000 का इनाम है। अब नारायण सिंह वीडियो जारी करके नई कहानी बता रहा है। कार्यक्रम में मैं दोपहर 12:30 बजे आकर्षण गेस्ट हाउस पहुंचा। कुछ लोग बाहर से आए अंदर और कहा कि एक लड़के को 4 लोग उठा ले जा रहे हैं। मैं बाहर निकल के आया तो मारुति सिलेरियो गाड़ी यूपी 16 नंबर था जिसका, वो उसमें 4 लोग जबरन एक लड़के को डाल रहे थे। हमने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस। तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाइए, तो उन्होंने कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया और पिस्टल निकालकर उस लड़के के लगा दी। नारायण सिंह भदौरिया और मनोज सिंह की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। वैसे इस मामले को लेकर पुलिस की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बौखलाए मिलिटेंट्स की बड़ी करतूत। दक्षिण कश्मीर के त्राल में बीजेपी पार्षद की गोली मारकर हत्या की। ये गुस्सा और मातम कश्मीर में बीजेपी नेता और पार्षद राकेश पंडिता के घर मन रहा है। राकेश पंडिता कल रात अपने दोस्त के घर गए थे। इसी दौरान गात लगाकर उन पर मिलिटेंट्स ने जानलेवा हमला कर दिया। इलाज के दौरान राकेश ने दम तोड़ दिया। मिलिटेंट्स के हमले में एक महिला के पैर में भी गोली लगी है। अपने नेता की हत्या पर बीजेपी नेता गुस्से में है। आज जहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। पुलिस के मुताबिक राकेश पंडिता को सुरक्षा मिली हुई थी। उन्हें 2 पीएसओ दिए गए थे, लेकिन जब मिलिटेंट्स ने हमला किया तो उस वक्त पीएसओ वहां नहीं थे, क्योंकि राकेश पंडिता बिना अपनी सुरक्षा लिए ही त्राल गए थे।
दिल्ली में चल रही पंजाब कांग्रेस की कलह शांत करने की कवायद के चौथे दिन भी कमेटी के सदस्यों का नेताओं से मुलाकात का सिलसिला रहा जारी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे। पंजाब कांग्रेस में नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश जारी है। आज चौथे दिन आला कमान की बनाई गई कमेटी के सदस्यों के सामने सांसद मनीष तिवारी ने अपनी बातें रखी। पंजाब कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी की ये परंपरा रहती है कि जहां पर चुनाव होते हैं उस चुनाव के सारी रणनीति को संज्ञान में लेने के लिए जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बातचीत। दोपहर को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी दिल्ली पहुंच गए। अमरिंदर सिंह से शुक्रवार को कमेटी के सदस्यों की मुलाकात होगी। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस के ही कई बड़े नेता कैप्टन के कामकाज करने के अंदाज से नाराज हैं। कांग्रेस नेतृत्व इसी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहा है ताकि चुनाव में इसका कोई असर न पड़े। बिहार में बीजेपी के एमएलसी ने नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। बाहुबली बीजेपी के एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने कहा, 2009 के शराब घोटाले में नीतीश कुमार को जेल भिजवाऊंगा। एमएलसी टुन्ना पांडे की गिनती सीवान के बाहुबली नेताओं में होती है। पहले से भी कई तरह के विवादों में रहे टुन्ना पांडे 2 दिन पहले एम्बुलेंस घोटाले को लेकर चर्चा में आए थे, जिसकी जांच हो रही है। अब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ काफी कुछ कहा है। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ठेला गए, अब तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। टुन्ना की बयानबाजी से जेडीयू के नेता नाराज हैं। एक्शन होना चाहिए, उसको तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए। और बोलता है वो आदमी कि हम नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे। कोई माइका लाल नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है क्या? ये जो उंगली उठा रहा है ना लोग, उस उंगली उठाने वाला का उंगली काट लिया जाएगा। शाहबुद्दीन के समर्थक बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने खुलेआम लालू यादव की तारीफ की और अपने भाई को आरजेडी की टिकट पर विधायक बनवा दिया। अब बीजेपी के साथ रहकर भी नीतीश कुमार के खिलाफ खुलेआम बयान दे रहे हैं। बहुचर्चित फर्टिलाइजर घोटाले के आरोप में बिहार से आरजेडी के सांसद एडी सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। दरअसल विदेशों से आने वाली फर्टिलाइजर में 800 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। ये है लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के सांसद अमरिंदर धारी सिंह। कहते हैं कि जब इनका नाम राज्यसभा से सांसद उम्मीदवार के तौर पर सामने आया तो इन्हें आरजेडी के ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। अब प्रवर्तन निदेशालय ने इन्हें अमरिंदर सिंह को विदेशों से आने वाली खाद में हुई दलाली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अमरिंदर धारी सिंह और उनके सहयोगियों ने इंडियन पोटाश लिमिटेड और इफ्को के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर विदेशों से आने वाली खाद को बढ़े हुए मूल्यों पर खरीदा दिखाया और इस बारे में दलाली के पैसे को विभिन्न कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग भी की। इस खरीद फरोख्त में केंद्र सरकार से खाद में मिलने वाली सब्सिडी का पैसा भी लिया गया, जिसके चलते केंद्र सरकार को भी करोड़ों का चूना लगा। अमरिंदर धारी सिंह ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन दुबई की कंपनी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और इस कंपनी की इस पूरे घोटाले में अहम भूमिका बताई जाती है। इस मामले के तार अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी राजीव सक्सेना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कमीशन खोरी के पैसे का लेन देन इनकी कंपनी के जरिए भी हुआ था। ऐसे में और बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में विधायक ने दिया बिजली विभाग के दफ्तर पर धरना। बीजेपी के विधायक ने जूनियर इंजीनियर के पैर पकड़े और कहा, मेरे इलाके की बिजली सप्लाई ठीक कर दो। अरे नहीं, मैं आप यहाँ पड़े भाई। जो शख्स पैर में पड़ा है वो एमपी के रीवा में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल हैं। मऊगंज सीट से विधायक प्रदीप पटेल बिजली विभाग पहुंचे तो विभाग ने कहा कि अभी सप्लाई ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे, तो विधायक विभाग के अंदर ही तकिया चादर लेकर धरने पर बैठ गए। तकरीबन 7 घंटे तक धरना दे रहे विधायक ने बिजली विभाग में ही नाश्ता और खाना खाया। जैसे ही ये खबर फैली, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँचे और विधायक को किसी तरह मनाया गया। फिर 1-2 दिन बाद आऊँगा, 2 दिन 3 दिन बाद ऐसे समय लगा के फिर आऊँगा। मुझे लगता है कि
लगातार कई बार बैठेंगे कर्मचारी अधिकारी सब मिल करके तो व्यवस्था ठीक कर लेंगे। रीवा में बिजली विभाग का कहना है कि लॉकडाउन के चलते कुछ जगहों पर काम बंद था, जिसके चलते विधायक जी के इलाके में बिजली सप्लाई कुछ दिनों से बंद थी। कोरोना काल में जरूरत की दवाओं की जमाखोरी के मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर ड्रग कंट्रोलर ने अपनी जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है उसमें गौतम गंभीर फाउंडेशन पर लगाए गए आरोपों को सही पाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में ड्रग कंट्रोलर ने कहा है कि गौतम गंभीर की संस्था गौतम गंभीर फाउंडेशन ने गैर कानूनी तरीके से फेबी फ्लू दवा जमा की, जिसको लेकर उन पर कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच गौतम गंभीर ने फेबी फ्लू दवा जरूरतमंदों को बांटने का ट्वीट किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर इस फाउंडेशन की जांच की गई। शुरुआती जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। कोरोना काल के दौरान जिन राजनेताओं और मददगारों ने लोगों की दवा और ऑक्सीजन पहुंचाकर मदद की थी, उनके ऊपर लग रहे जमाखोरी के आरोपों की जांच करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया है। ये तमाम खबरें आपको सीधे फील्ड से बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बरसी बीजेपी, मौत के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। इतने बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करते हैं अप्रैल और मई के महीने में, किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। कहां तो 35,000 और कहां मात्र 9,000 सर्टिफिकेट दिए गए हैं दिल्ली सरकार। एक तरह से अगर ये देखा जाए तो ये 250% इंक्रीज है, 250% इजाफा है संख्या में मृतकों की, जो आंकड़े दिखाए गए और जो वास्तविक संख्या है मृतकों की। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। बीजेपी ने दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पर भी सवाल उठाए हैं। वैसे बीजेपी कोरोना से जुड़े हर मुद्दे पर केजरीवाल पर निशाना साधने का मौका। कोरोना संकट के चलते सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। कोरोना की वजह से यूपी सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। यूपी सरकार का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया है। यूपी में 26 लाख से ज्यादा छात्र इस बार 12वीं की परीक्षा देने वाले थे। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूँकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। यूपी बोर्ड में पहली बार है जब इंटर की परीक्षाएं रद्द हुई हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा सरकार पहले ही रद्द कर चुकी है। देश में कम होते कोरोना मामलों के बीच अब भी रोजाना 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,500 से ज्यादा है। देश के ज्यादातर राज्यों में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पूरे देश में रोजाना रिपोर्ट हो रहे कोरोना केस अब भी 1.25 लाख से नीचे नहीं आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। आज 1,33,953 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो कल से 800 ज्यादा है। कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 2,897 लोगों की मौत हो गई है। देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ये सभी राज्य दक्षिण भारत में हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता की वजह से एक छोटी सी बच्ची की चली गई जान। बच्ची के गले में फंसा था खाना, लेकिन डॉक्टर कोरोना की रिपोर्ट मांगते रहे।
किया था। अच्छा। इन धुंधली तस्वीरों में एक पिता का दर्द आपको साफ सुनाई देगा। इस पिता ने अपनी छोटी बच्ची का शव कंधे पर लिया हुआ है। आरोप है कि कुडन्नी ब्लॉक के रहने वाले संजय पासवान की बेटी राधा कुमारी के गले में लीची का बीज फंस गया था। संजय बेटी को लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल गए, लेकिन इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने संजय से कोरोना रिपोर्ट की मांग कर दी। बेटी को कंधे पर लिए 2 घंटे तक संजय इस काउंटर से उस काउंटर तक घूमते रहे। जब तक कोरोना रिपोर्ट लेकर दोबारा इमरजेंसी में पहुंचते, तब तक राधा की मौत हो चुकी थी। अब बिहार सरकार ने अस्पताल प्रशासन से इस पर जवाब मांगा है। मुजफ्फरपुर में एक बड़ी मार्मिक खबर आई है कि एक बच्ची है, उसके पिता लेकर गए थे। उस संबंध में सिविल सर्जन को मैंने संपूर्ण विषयों और तथ्यों से अवगत कराने को कहा। इस पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर का अस्पताल प्रशासन अब सफाई देता फिर रहा है और आरोपों की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया जा रहा है। टूल किट मामले पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान के बाद अब मुंबई के यूथ कांग्रेस ने भाजपा को दिखाया है कि क्या होता है रियल टूल किट। ये यूथ कांग्रेस द्वारा एक योजना है जिसके तहत वो टूल किट बांट रहे हैं। इसे नाम दिया है रियल टूल किट, यानी कि जिस टूल किट को लेकर भाजपा और कांग्रेस में राजनीतिक घमासान हुआ, वाद विवाद हुआ, उसके विपरीत यूथ कांग्रेस द्वारा एक टूल किट वितरण किया जा रहा है। इस टूल किट में है फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वो जरूरी साजो सामान जो उनको कोरोना से लड़ाई में उपयोगी साबित हो सकते हैं। टूल किट में क्या क्या है? इस प्रकार के भाप लेने की मशीन है जो कि 3-in-1 है, साथ ही साथ सैनिटाइजर है, बहुत सारे मास्क हैं, विटामिन सी की गोलियां हैं, इम्यूनिटी बूस्टर हैं, इसके अलावा अन्य मेडिसिन हैं। तो ये एक संकल्पना है जो कि यूथ कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई है। ये रियल की टूल किट होती है जो आम जनता के काम में आए, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के काम में आए। इसके लिए हमने ये टूल किट बनाई है और ये सामान हमने इसलिए रखा है कि ये 12,000 टूल किट ये लोगों में जाएगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स में जाएगा और जो रिक्शा चलाने वाले उनके बीच में जाएगा। और ये हमने रखा इसलिए है कि ये 12,000 है तो 12,000 आपके सामने उपस्थित है। यूथ कांग्रेस की तरफ से ये शुरुआत की गई है। एक तरफ जहां राजनीतिक दांवपेच में भाजपा को जवाब देने के लिए कदम उठाया गया है, साथ ही साथ जो हाईकमान से, आला कमान से मैसेज आ रहा है कि लोगों के बीच जाकर सेवा कार्य करें, उसका भी पालन करते हुए यूथ कांग्रेस नजर आ रही है। मुंबई में आज बीएमसी और सरकारी वैक्सीनेशन केंद्र जो हैं सारे बंद रहेंगे क्योंकि मुंबई में वैक्सीन की किल्लत हो चुकी है। हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन जो है पिछले 3 दिनों से जो विदेश जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए किया जा रहा था, लेकिन उसके चलते आज गुरुवार है, 3 तारीख है और आज वैक्सीनेशन बंद हुआ। फिलहाल मैं दादर वेस्ट के कोहिनूर स्क्वायर इस इलाके में खड़ी हूँ। यहाँ पे ड्राइव इन वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाती है, यानी कि जो नागरिक है वो यहाँ से जाता है तो वो ड्राइव इन के थ्रू कर सकता है अपनी वैक्सीनेशन, वहीं से सुविधा दी जाती है। लेकिन आज वो बंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोटिस लगाया गया है कि 3/6/2021 रोजी लसीकरण केंद्र बंद राहिल। ये मराठी में लिखा गया है कि इस तारीख को जो लसीकरण केंद्र है, टीकाकरण केंद्र है, वो बंद रहेगा क्योंकि वैक्सीन की किल्लत हो चुकी है। खबर सामने आई है कि 87,000 वैक्सीनेशन जो है कल आने वाला है, कोविशील्ड आने वाला है और इसके चलते वैक्सीनेशन केंद्र फिर से शुरू हो जाएगा। एमपी के राजगढ़ में खुलेआम उड़ रही हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। कोरोना इलाज के नाम पर अंधविश्वास की भीड़, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के उमड़े हजारों लोग। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो मध्य प्रदेश के जिले राजगढ़ के चाटूखेड़ा गांव का है और यहाँ ये भीड़ कोरोना भगाने के नाम पर जुटी है। हुआ ये कि परियों के पानी से कोरोना भगाने की अफवाह फैली तो सैकड़ों लोग मंदिर पहुँच गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने भी सख्त कदम उठाते हुए दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिए हैं। चाटूखेड़ा गांव में कुछ भ्रामक जानकारी के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर के आसपास पहुंचे थे और उन्होंने कुछ भीड़ भी इकट्ठा की थी। इसमें जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। अभी कोरोना का कहर पूरी तरह दूर भी नहीं हुआ है और लोग इस तरीके से लापरवाहियां करने लगे हैं। ये लापरवाहियां हम सबको महंगी पड़ सकती हैं, इसलिए प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। लॉकडाउन में सैर करने पर फंस गए एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी पर मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में FIR दर्ज। लॉकडाउन के दौरान मुंबई के बैंड स्टैंड पर घूम रहे थे। सड़कों पर सैर करते टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी जब मुंबई में लॉकडाउन के बीच सैर करने निकले तो पुलिस ने दर्ज कर लिया केस।
दोनों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दोनों कल मुंबई के बैंडस्टैंड पर कार से घूमते हुए मिले थे। बाहर निकलने की कोई बड़ी वजह नहीं बता पाए तो पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों पर एफआईआर दर्ज हुआ, जमानत भी मिल गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक दोनों पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये जमानती अपराध की श्रेणी में है। महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ ढिलाई भी दी गई है। भारत के आर्थिक भगोड़े मेहुल चोकसी पर आज एक बार फिर डोमिनिका की अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के साथ तस्वीर साफ होगी कि मेहुल को वापस लाने की भारत की कोशिशों को आखिर कितना इंतजार करना होगा। चेहरे पर मास्क, हाफ पैंट और टी शर्ट पहने व्हील चेयर पर बैठा ये शख्स मेहुल चोकसी है। 2 दिन पहले शरीर पर चोट की तस्वीरें सामने आने के बाद अब मेहुल की ये ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठा नजर आ रहा है। मेहुल चोकसी कल इसी अंदाज में डोमिनिका की मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचा। चोकसी के वकीलों ने यहाँ मांग की कि चोकसी को रिहा कर वापस एंटीगुआ भेजा जाए, क्योंकि उसे डोमिनिका अपहरण करके लाया गया है। लेकिन डोमिनिका की अदालत ने जमानत की ये याचिका खारिज कर दी और अब डोमिनिका की अदालत में एक बार फिर मेहुल चोकसी के मामले पर सुनवाई होने वाली है। माना जा रहा है कि डोमिनिका की अदालत इस मामले पर तस्वीर साफ कर सकती है कि उसे भारत भेजने की कोशिशों को आखिर कितना इंतजार करना होगा। मेहुल चोकसी भारत में हजारों करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी है। करीब 3 साल पहले मेहुल भारत से भागकर एंटीगा बारबुडा जा बसा। वहीं कुछ दिनों पहले एंटीगा बारबुडा से लापता हुआ मेहुल चोकसी डोमिनिका में बरामद हुआ। अब इस मामले पर डोमिनिका की अदालत में सुनवाई चल रही है। मेहुल चोकसी के मामले में डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई लगभग हो चुकी है। फैसले का इंतजार है। निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या मेहुल चोकसी भारत आएगा, इसमें कितनी सफलता भारत को मिलती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जी हैं। देखिए, भारत सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया है कि आज भी मेहुल चोकसी भारतीय नागरिक है, चाहे वो कितना भी कहा है कि एंटीगा की मैं सिटीजनशिप मैंने प्राप्त की इसलिए भारत में नहीं सौंपा जाए क्योंकि मेरी भारतीय सिटीजनशिप ऑटोमेटिक रद्द हो गई। ये मुझे लगता है कि उसकी ये दलील जरूर खारिज होगी, क्योंकि भारत सरकार तरफ से एंटीगा में भी ये गुहार लगाई गई थी कि उसने एंटीगा सरकार को फंसा के, यानी मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड सेपरेशन ऑफ फैक्ट करके उनके सिटीजनशिप प्राप्त की। जिस प्रकार की दलीलें मेहुल चोकसी की तरफ से रखी जा रही है, उनकी पत्नी मीडिया में आकर बयान दे रही हैं कि एब्डक्ट किया गया है, भारत की जेल सुरक्षित नहीं है। मेहुल चोकसी पहले कर चुका है कि भारत आने पर उसकी मॉब लिंचिंग हो जाएगी। ये जो तमाम दलीलें दी है, ये कितने फायदेमंद होंगे इनके लिए? तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे गुनहगार तो ऐसा आमतौर पर ऐसा स्टैंड लेते हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट इस पर कोई ध्यान नहीं देगा और कोर्ट को यही फैसला ध्यान देना होगा कि क्या उसकी मेहुल चोकसी एंट्री इलीगल है और उसको कहाँ सौंपना है। भारत के दावे में कितना दम है और मेहुल चोकसी दावे में कितना दम है। मुझे लगता है कि भारत का जो पक्ष है बहुत मजबूती से खड़ा है। व्हाट्सएप पर केंद्र सरकार का गंभीर आरोप। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को अपनाने के लिए यूजर्स पर दबाव बना रहा है। सोशल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में आज केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि व्हाट्सएप गलत तरीके से अपने यूजर्स पर दबाव बना रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।